नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करेंगे। क्या हमारी रोज़ की छोटी-छोटी आदतें, जैसे कि हम ऑफिस कैसे जाते हैं या खाने में कितना तेल इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस के खिलाफ देश की एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक ढाल बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। चलिए डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे काम करता है। देखिए, इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म या आर्थिक देशभक्ति का ये फ्रेमिंग बिल्कुल नया और दिलचस्प है। प्रधानमंत्री की इस अपील को अगर न्यूट्रल तरीके से देखें तो इसका बेस ये है कि आज के वक्त में देश की आर्थिक सुरक्षा सिर्फ सरकारी पॉलिसीज पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसका दारोमदार हम सबकी डेली कंजम्पशन चॉइसेस पर टिका हुआ है। ये फिस्कल डिफेंस का एक बहुत ही अहम शिफ्ट है। इस पूरी स्थिति को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक, फिर 1991 की क्राइसिस और आज का कंपैरिजन। उसके बाद मिडिल क्लास बजट पर असर, सेल्फ रिलायंस के 7 कदम, गोल्ड स्टेबलाइजर इफेक्ट और आखिर में ग्लोबल रिस्पॉन्सेस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, द ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया की इकोनॉमी पर स्पेशली इतना बड़ा असर क्यों पड़ रहा है। एक बार टाइमलाइन देखते हैं। 2016 से पहले क्रूड ऑयल आराम से $70 से नीचे था, लेकिन अप्रैल आते आते यूएस और ईरान के पीस नेगोशिएशंस स्टॉल हो गए। इस टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारी रुकावट आई, जो दुनिया के तेल व्यापार का एक मुख्य बॉटलनेक है। और मई मिड तक आते आते ग्लोबल इंपोर्ट बिल अचानक से आसमान छूने लगा। एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर डीपली निर्भर देशों के लिए ये सच में एक बड़ा झटका है। और इसका सीधा नतीजा होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल लगभग 2 गुना महंगा होता है तो उसकी वजह से देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि फार्मिंग सब कुछ महंगा हो जाता है। ये महंगाई देश की डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि डायरेक्टली ग्लोबल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रही है। एज रिजल्ट ये हमारी करेंसी यानी रुपये की परचेजिंग पावर को सीधा थ्रेट करता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो हर मध्यम वर्ग के परिवार के बजट को चुपचाप खोखला करती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, 1991 क्राइसिस वर्सेस टुडे। अब एक सवाल उठता है कि क्या हम वापस 1991 जैसी इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं? डेटा एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। 1991 में हमारे पास मुश्किल से 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था और देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास लगभग $700 बिलियन का मैसिव फॉरेक्स शील्ड है। ये करीब 11 से 12 महीने का कवर देता है। हमारा बैंकिंग सिस्टम और एक्सपोर्ट कैपेसिटी आज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट अगर देखा जाए तो इन सब एडवांटेजेस के बावजूद महंगे क्रूड ऑयल की वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अभी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज को तेजी से ड्रेन कर रहा है। तो क्लियरली हम 1991 जैसी वल्नरेबिलिटी में नहीं हैं। स्ट्रांग रिजर्व्स किसी भी पैनिक को रोकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिस्कल डिसिप्लिन या कंजर्वेशन की अपील इसलिए नहीं आ रही कि इकोनॉमी डूबने वाली है, बल्कि इसलिए आ रही है ताकि उस $700 बिलियन के प्रोटेक्टिव फॉरेन एक्सचेंज बफर को हम सक्सेसफुली बचाकर रख सकें। पॉइंट नंबर 3, द मिडिल क्लास बजट एंड अंडर रिकवरीज। आइए देखते हैं ये सब हाउस होल्ड लेवल पे कैसे हिट करता है। ये स्टैगरिंग नंबर देखिए, 100,000 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ रुपए। और ये कोई साल भर का फिगर नहीं है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हर रोज का नुकसान है। जी हाँ, डेली। और ये नुकसान इसलिए उठाया जा रहा है ताकि ग्लोबल प्राइस हाइक्स का सीधा झटका आम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ना लगे। इस सिचुएशन को अंडर रिकवरी कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की रियलिटी यह है कि ग्लोबल शॉक्स की वजह से तेल की रियल कॉस्ट लगभग $110 पर यूनिट है, लेकिन मैंडेट की वजह से डोमेस्टिक रिटेलर्स को इसे $100 से कम में बेचना पड़ रहा है। नतीजा, हर यूनिट पर $10 का फ्लैट नुकसान। पर अहम बात यह है कि आखिर में इन मैसिव लॉसेस की भरपाई पब्लिक फंड से ही होगी, यानी घूम फिरकर टैक्सेस या इन्फ्लेशन के रूप में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट सिटीजन को ही उठानी पड़ेगी, अनलेस हम सब मिलकर ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन को कम ना करें। पॉइंट नंबर 4, 7 स्टेप्स टू सेल्फ रिलायंस। ये माइक्रो लेवल सॉल्यूशंस का हिस्सा है। तो आखिर लोग पर्सनली नेशनल रिजर्व्स को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं?
ये चेकलिस्ट बिल्कुल उसी बारे में है, एक तरह का सिविक सत्याग्रह, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो का यूज करना और कारपूलिंग अपनाना, या जहां संभव हो वर्चुअल मीटिंग्स करके घर से काम करना। इसके अलावा खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल की कंजम्पशन में कम से कम 10% का कट करना, किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स आदि करके नेचुरल फार्मिंग अपनाने की सलाह दी गई है, इंपोर्टेड चीजों के बजाय लोकल स्वदेशी प्रोडक्ट्स चुनना, और सबसे स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ समय के लिए नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल और शादियों के लिए सोने की खरीदारी को पोस्टपोन करना। देखिए, ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा है। जब नेचुरल फार्मिंग अपनाई जाती है और लोग लोकल गुड्स चुनते हैं, तो देश का नेशनल इंपोर्ट बिल सीधे तौर पर कम होता है। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? हमारी रिलायंस ग्लोबली इंपोर्टेड रिसोर्सेज और डॉलर्स पर घट जाती है। ये डेली कंजम्पशन चेंजेस सच में इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ इमेंसली स्ट्रांग बनाते हैं। 5वां पॉइंट, द गोल्ड स्टेबलाइजर इफेक्ट। आइए इसको एक मैक्रो इकोनॉमिक लेंस से एनालाइज करते हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट, ये समझना काफी इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री ने सोने की खरीदारी और फॉरेन ट्रैवल को स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिस्क्स क्यों माना। गोल्ड हमारे यहाँ कल्चरली शादियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। इससे ना तो देश में नई जॉब्स क्रिएट होती हैं और ना ही इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ता है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है, हम अपने बेहद कीमती यूएस डॉलर्स इस मेटल को लाने में खर्च कर देते हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिलीज इन परचेसेस को कुछ वक्त के लिए डिफर करती हैं, तो ये हैवी डॉलर आउटफ्लो रुक जाता है। ये सीधा देश के करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने से रोकती है, एक्टिंग एज अ मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजर। अब सवाल उठ सकता है कि सरकार सीधे भारी इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं लगा देती? करंटली एक 6% इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन अगर ड्यूटी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा दी गई तो ये इलीगल स्मगलिंग को डायरेक्टली इंसेंटिवाइज कर सकती है। इसीलिए बिना हार्श टैक्सेशन के पब्लिक से इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बनाने की अपील करना एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच है। आखिर में चलते हैं अपने छठे पॉइंट पर, ग्लोबल रिस्पॉन्सेज एंड डेली हैबिट्स। ये नोटिस करना बहुत जरूरी है कि एनर्जी ऑस्टेरिटी यानी ऊर्जा की बचत इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमिनन है, सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं। दूसरे देशों की स्ट्रैटेजीज देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली एवरी लिटिल बिट हेल्प्स कैंपेन लॉन्च करके फ्यूल एक्साइज आधा कर दिया। इंडोनेशिया और म्यांमार ने अपने पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए रिस्पेक्टिवली फ्राइडे और वेंसडे को वर्क फ्रॉम होम मैंडेट कर दिया है। फ्रांस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सोशल लीजिंग एक्सपैंड कर रहा है। वहीं ईयू और जापान एनर्जी की मांग पूरी करने के लिए अपनी ग्रीन पॉलिसीज रिवर्स करके वापस कोयल यानी कोल की तरफ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। इन सबको कंपेयर करने पर एक काफी बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। जहां बाकी देश या तो एनवायरनमेंट डैमेज करने वाले कोयले पर वापस जा रहे हैं या हैवी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हैं, वहां इंडिया का डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। इंडिया हेवीली सिटीजन लेड ऑस्टेरिटी पर रिलाई कर रहा है। ये कोविड एरा के प्लेबुक्स जैसा ही अप्रोच है, जहां वॉलंटरी कंज्यूमर डिसिप्लिन और आम नागरिकों के ऑर्गेनिक डेली चॉइसेस से नेशनल डिमांड को स्ट्रैटेजिकली कम किया जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर का कंक्लूसिव टेकअवे क्या निकलता है? यही कि किसी भी ग्लोबल इकोनॉमिक इमरजेंसी को टैकल करने का रियल पावर सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के हाथ में नहीं है, बल्कि वो हर एक हाउस होल्ड के डेली बजट और चॉइसेस में छुपा है। ये मानते हुए कि बचाया गया हर एक डॉलर अल्टीमेटली देश को मजबूत बनाता है, सोचिए कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार आज अपनी ऐसी कौन सी डेली हैबिट बदलना चाहेगा जो आने वाले कल को बेहतर और इकोनॉमिकली रिजिलियंट बना सके। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।